अक्सर जब आसपास की दुनिया को देखा जाता है तो पहली नजर में सब कुछ बहुत ही स्थिर और शांत लगता है। बिल्कुल, एकदम ठहरावा सा। हाँ, मतलब इमारतें अपनी जगह पर अडिग हैं, सदियों पुराने पहाड़ जहाँ थे आज भी वहीं खड़े हैं। तो ये एक भ्रम पैदा करता है कि दुनिया ठहरी हुई है। लेकिन अगर विज्ञान और दर्शन की थोड़ी और गहराई में उतरा जाए तो ब्रह्मांड के मूल में केवल एक ही सच्चाई नजर आती है, और वो है निरंतर गति। सही कहा। हर परमाणु, हर आकाशगंगा, यहाँ तक कि हमारे विचार भी हमेशा गतिमान हैं। बिल्कुल। और इसी वजह से प्राचीन काल में संस्कृत भाषा में इस दुनिया को जगत कहा गया। जगत का अर्थ ही है जो हमेशा चलता रहे, जिसका स्वभावी गतिमान होना है। तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है कि अगर हर चीज चल रही है तो एक समाज के रूप में, एक पूरी मानव सभ्यता के रूप में ये गति किस दिशा में हो रही है? देखिए, ये एक ऐसा बुनियादी सवाल है जो अक्सर रोजमर्रा की भागदौड़ में कहीं पीछे छूट जाता है। मतलब ये तो मान लिया जाता है कि समय आगे बढ़ रहा है और समाज भी चल रहा है। लेकिन उस चलने के पीछे का विज्ञान क्या है और अंतिम गंतव्य क्या है, इस पर बहुत कम विचार होता है। बिना दिशा के केवल चलते रहना प्रगति नहीं है, वो एक तरह का भटकाव भी हो सकता है। एकदम सही बात है। और इसीलिए आज के इस गहन विश्लेषण में, या कहें इस डीप डाइव में, जिस विषय पर चर्चा होने जा रही है वो बहुत ही खास और ऊर्जा से भरा हुआ है। बिल्कुल, आज का विषय वास्तव में भविष्यवादी है। हाँ, आज हम 20वीं सदी के महान दार्शनिक, दृष्टा और एक नई सामाजिक व्यवस्था के प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार के ऐतिहासिक दर्शन के पन्नों को पलटेंगे। विशेष रूप से उनके उस वैचारिक उद्बोधन का विश्लेषण करेंगे जो 31 दिसंबर 1981 और 82 को आनंद नगर में समसमाज तत्व के रूप में सामने आया था। समसमाज तत्व। जी, और इस चर्चा का मुख्य लक्ष्य यह समझना है कि कैसे एक ऐसे समाज का निर्माण किया जा सकता है जो पूरी तरह से शोषण मुक्त हो, जहां न्याय हो और जो एक सच्ची प्रगतिशील दिशा में आगे बढ़े। समाज की वर्तमान बीमारियों का निदान नहीं करता, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट और वैज्ञानिक मार्गदर्शिका भी देता है। बिल्कुल। अगर संस्कृत के उस शब्द जगत की उत्पत्ति को ही देखा जाए तो ये गम धातु में किप प्रत्यय लगाने से बना है। अच्छा, गम धातु। हाँ, भाषा विज्ञान के नजरिए से इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी सत्ता जिसका अंतर्निहित स्वभाव, मतलब जिसका डीएनए ही चलना है। और ये नियम किसी एक अकेले व्यक्ति पर लागू नहीं होता, बल्कि पूरे सामूहिक जीवन पर लागू होता है। तो इसका मतलब है कि जड़ता या ठहराव जीवन के खिलाफ है ना? एकदम सही। ये गति या आंदोलन कभी रुकता नहीं है। श्री सरकार के दर्शन को गहराई से देखने पर समझ आता है कि इस ब्रह्मांडीय स्तर पर कोई अल्प विराम या पूर्ण विराम नहीं है। लेकिन क्या? लेकिन किसी भी गतिशीलता को बनाए रखने के लिए भौतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से 3 चीजों का होना नितांत आवश्यक है। और वो 3 अनिवार्य चीजें क्या हैं? मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं। पहली चीज है प्रेरणा, जिसे हम अंग्रेजी में इंस्पिरेशन कहते हैं। प्रेरणा। हाँ, ये एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दबाव है जो भीतर से मिलता है। जब कोई चलते चलते थक कर रुकने लगता है तो ये प्रेरणा एक धट्टे की तरह काम करती है और कहती है आगे बढ़ो। अरे वाह। दूसरी चीज है सामर्थ्य या रसद, मतलब कैपेसिटी। आगे बढ़ने की इच्छा होना ही काफी नहीं है, उस गति को बनाए रखने के लिए शारीरिक और मानसिक शक्ति भी होनी चाहिए। बिल्कुल, बिना ताकत के तो कोई भी आंदोलन दम तोड़ देगा। सही कहा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है लक्ष्य, एक ऐसी स्पष्ट दिशा जहां अंततः पहुंचना है। बिना लक्ष्य के प्रेरणा और सामर्थ्य केवल ऊर्जा की बर्बादी बन जाते हैं। ये तो बहुत ही स्पष्ट ढांचा है। मतलब अगर इसे एक आसान और व्यवहारिक उपमा से समझा जाए तो कल्पना की जा सकती है कि पूरी मानवता एक बहुत विशाल रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी का उदाहरण बहुत सटीक रहेगा यहाँ। हाँ, तो इस रेलगाड़ी में जो प्रेरणा है वो इसका इंजन है जो सारे डिब्बों को धकेल रहा है। जो सामर्थ्य या रसद है वो उस रेलगाड़ी का ईंधन है जो उसे दौड़ने की ताकत दे रहा है। बिल्कुल। और जो लक्ष्य है वो स्टेशन है जहां इस रेलगाड़ी को आखिरकार पहुंचना है। और उस रेलगाड़ी वाली उपमा को अगर थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि अगर ईंधन गलत प्रकार का हो
या इंजन में खराबी हो तो रेलगाड़ी कभी सही स्टेशन पर नहीं पहुंच सकती। ये बात एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल खड़ा करती है। अगर पूरी मानव सभ्यता एक रेलगाड़ी है तो आज के इस जटिल समय में हमारा वो ईंधन क्या है? हम किस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए इंसान की मनोवैज्ञानिक प्रेरणाओं को समझना होगा। देखिए, अपनी पुस्तक सभ्यता का आदि बिंदु राड में श्री सरकार बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मनुष्य मुख्य रूप से 2 तरह के वैचारिक तत्वों से प्रेरित होकर चलता है। अच्छा, 2 तरह के तत्व? हाँ, पूरे मानव इतिहास को इन 2 तत्वों के चश्मे से देखा जा सकता है। पहला है आत्मसुख तत्व और दूसरा है समसमाज तत्व। यहाँ से इस चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। जब आत्मसुख तत्व की बात आती है तो इसका सीधा सा अर्थ यही निकलता है कि इंसान जो कुछ भी कर रहा है उसका मकसद केवल अपना व्यक्तिगत सुख पाना है। बिल्कुल, इसे इसी रूप में समझा जा सकता है। आत्मसुख तत्व का अर्थ है कि व्यक्ति का हर कदम केवल अपने संकीर्ण स्वार्थ को पूरा करने के लिए है। और इस सिद्धांत की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये पूरी तरह से भाव जड़ता पर टिका होता है। भाव जड़ता? हाँ, अंग्रेजी में ऐसे डॉगमा कहते हैं। डॉगमा मतलब मन की वो स्थिति जहां कुछ मान्यताओं को बिना किसी तर्क के आंख बंद करके मान लिया जाता है। एकदम सही। डॉगमा केवल विचारों को मान लेना नहीं है, बल्कि ये मन की वो अवस्था है जहां भावनाएं पूरी तरह से पत्थर हो जाती हैं। इंसान की तार्किक क्षमता, उसका विवेक, सब कुछ लकवाग्रस्त हो जाता है। ये तो बहुत गहरी बात है। और साधारणतः जब लोग कुछ विशेष आर्थिक या सत्ताधारी शक्तियों के अधीन काम करते हैं तो वे इसी भाव जड़ता से संचालित हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। मतलब ये अक्सर माना जाता है कि भाव जड़ता या डॉगमा केवल अशिक्षित वर्गों में ही पाया जाता है। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। लेकिन ये विश्लेषण बताता है कि इस आधुनिक दुनिया के बहुत पढ़े लिखे, बुद्धिमान और तथाकथित प्रगतिशील लोग भी जानबूझकर इस भाव जड़ता के गुलाम बन जाते हैं। तो सवाल ये है कि कोई इंसान अपना विवेक होते हुए भी जानबूझकर अंधा क्यों बनना चाहेगा? इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है वो सच में हैरान करने वाला है। देखिए, बुद्धिजीवी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वे अपनी बुद्धि को तिलांजलि दे रहे हैं। वे जानते हैं कि जो व्यवस्था वे चला रहे हैं वो अन्यायपूर्ण है, लेकिन वे जानबूझकर अज्ञानता का चोला पहन लेते हैं क्योंकि इस भाव जड़ता से उन्हें सांसारिक सुख मिल रहा होता है। यानी बात फिर से उसी आत्मसुख पर आ जाती है। बिल्कुल, उन्हें समाज में अपना विशेषाधिकार बनाए रखना होता है। वे उस सत्ता को खोना नहीं चाहते जिससे उन्हें आराम मिलता है। आज की न्यूरोसाइंस की भाषा में कहें तो दिमाग को मिलने वाले उन छोटे छोटे डोपामाइन हिट्स के लिए वे अपनी तार्किक क्षमता का गला घोट देते हैं। इसके कुछ बहुत ही ज्वलंत उदाहरण हमारे समाज में बिखरे पड़े हैं, जैसे सदियों से चली आ रही जाति व्यवस्था को मानना और उसे सही ठहराना। हाँ, बिल्कुल। या फिर कमजोर लोगों का शोषण करना, या महज अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरे धर्मों के लोगों को परेशान करना, भीड़ का हिस्सा बनकर एक अजीब सा सुख खोजना। सही कहा। ये सब इसलिए होता है क्योंकि इससे एक विशेष वर्ग को झूठा और स्वार्थ से भरा आनंद मिलता है। यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि इस डीप डाइव का उद्देश्य कोई राजनीतिक पक्ष लेना नहीं है, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक तंत्र को उजागर करना है जो इंसान को भाव जड़ता के जाल में फंसाता है। और यही आत्मसुख तत्व का सबसे विकृत रूप है। इस मानसिकता में इंसान सोचता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों का कितना नुकसान हो रहा है, मुझे तो बस अपना स्वार्थ पूरा करना है। लेकिन यहाँ थोड़ा आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए एक तर्क रखा जा सकता है। क्या सुख की चाह रखना इंसान की मूल फितरत नहीं है? ये एक वाजिब सवाल है। हर जीव जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल सुख ही तो तलाश रहा है, तो फिर आत्मसुख चाहने में बुनियादी रूप से गलत क्या है? देखिए, ये बहुत तार्किक प्रश्न है। सुख की चाह रखना प्राकृतिक है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन समस्या चाह में नहीं है, समस्या इस बात में है कि वो सुख किस कीमत पर मिल रहा है। मतलब दूसरों की कीमत पर? बिल्कुल। जब किसी एक का सुख सैकड़ों दूसरों के शोषण पर आधारित हो जाए, जब वो सुख इंसान की चेतना को ही पंगु बना दे, तब वो प्राकृतिक चाह एक विनाशकारी बीमारी बन जाती है। अगर इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझा जाए तो ये बिल्कुल जंक फूड खाने जैसा है। अरे वाह, ये बहुत सटीक उदाहरण है। फिर बीमारियां होंगी, बिल्कुल, लेकिन फिर भी जुबान के उस चंद सेकंड के स्वाद के लिए
उस तात्कालिक डोपामाइन हिट के लिए सारी समझदारी ताक पर रखकर उसे खा लिया जाता है। और उस जंक फूड के साथ एक और बड़ी समस्या होती है, वो लत लगाता है। हाँ, एडिक्शन। बिल्कुल उसी तरह ये विशेषाधिकार की भावना शुरुआत में बहुत आकर्षक लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे समाज को अपना आदी बना लेती है। लोग डॉगमा और रूढ़ियों का जहर घोलते रहते हैं। यही कारण है कि इस दार्शनिक विश्लेषण में बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये कहा गया है कि भाव जड़ता के इस मायाजाल को छिन्न भिन्न करना होगा। एकदम सही। इन लोहे की बेड़ियों को तहस नहस करना होगा, क्योंकि जब तक मानवता इनमें कैद है तब तक कोई वास्तविक विकास संभव नहीं है। और यहीं से हमें उस दूसरे रास्ते की जरूरत महसूस होती है। अगर आत्मसुख का रास्ता शोषण की तरफ ले जाता है तो सही दिशा क्या है? वो कौन सा सिद्धांत है जो उस विशाल रेलगाड़ी को सही स्टेशन तक ले जाएगा? ये हमें इस दर्शन के सबसे अहम सिद्धांत की ओर ले जाता है, समसमाज तत्व। समसमाज तत्व शब्द से ही स्पष्ट है कि एक ऐसा समाज जो पूरी तरह से समता या समानता पर आधारित हो। बिल्कुल। और इस सिद्धांत का जो अंतिम लक्ष्य है वो है परम पुरुष तक पहुंचना। परम पुरुष मतलब सर्वोच्च चेतना? हाँ, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। ये दर्शन स्पष्ट करता है कि हर जीव उसी सर्वोच्च चेतना की ओर बढ़ रहा है। लेकिन समसमाज तत्व की सबसे बड़ी शर्त यह है कि जब तक समाज में घोर असमानताएं मौजूद हैं तब तक आध्यात्मिक प्रगति एक कोरी कल्पना है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। मतलब आमतौर पर आध्यात्मिकता को बहुत व्यक्तिगत माना जाता है कि कोई एकांत में ध्यान कर रहा है और उसे दुनिया से मतलब नहीं है। हाँ, यही तो सबसे बड़ी भ्रांति है। कल्पना कीजिए कि समाज का एक हिस्सा भूखा है, बुनियादी अधिकारों से वंचित है, और दूसरा हिस्सा उनके हकों को मारकर आध्यात्मिक होने का दिखावा कर रहा है। ये तो पाखंड हुआ। बिल्कुल, ये एक आध्यात्मिक पाखंड है। समाज की इन विद्रूपताओं को दूर किए बिना सच्ची आध्यात्मिक शांति मिल ही नहीं सकती। इसे एक माउंटेन क्लाइंबिंग के परिप्रेक्ष्य से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। मान लीजिए पर्वतारोहियों का एक दल माउंट एवरेस्ट फतेह करने निकला है। रास्ते में भयानक बर्फीला तूफान आता है और टीम के कुछ साथी कमजोर पड़ जाते हैं। अब अगर उस टीम का लीडर अपने उन कमजोर साथियों को खाई में छोड़कर अकेले दौड़कर शिखर पर पहुंच जाए तो क्या वो सच में उसकी जीत कहलाएगी? बिल्कुल नहीं। वो जीत नहीं बल्कि मानवता की सबसे बड़ी हार होगी। वो एक विशुद्ध स्वार्थी कृत्य होगा। एकदम सही। असली जीत और शिखर का सच्चा आनंद तो तब है जब पूरी टीम एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक साथ उस चोटी पर पहुंचे। समसमाज तत्व भी ठीक यही कहता है। कमजोर को पीछे छोड़कर पाया गया सुख असल में सुख है ही नहीं। इस उपमा ने इस पूरी फिलॉसफी का सार प्रस्तुत कर दिया है। देखिए, इस रास्ते पर चलते हुए यह संभव है कि वो स्वार्थ से भरा सांसारिक सुख न मिले, लेकिन इसके बदले में जो प्राप्त होगा वो अकल्पनीय है। एक एकजुट समाज के निर्माण में असीम शांति और परम पुरुष की कृपा से शुद्ध आध्यात्मिक आनंद छिपा है। और यही समाज तत्व का मूल आधार है। एक ऐसा समाज जहां किसी का भी शोषण ना हो। लेकिन ये रास्ता बहुत कठिन भी है। कठिनाई इसलिए है क्योंकि जो लोग डोगमा से फायदा उठा रहे हैं वे बदलाव नहीं चाहते। इसीलिए इस दर्शन में चेतावनी दी गई है कि समसमाज तत्व का विरोध करने वाले जितने भी फरेब और धूर्ततापूर्ण विचार हैं उन्हें पूरी तरह नकारना होगा। और इन विचारों को उखाड़ फेंकने की प्रक्रिया शक्तिशाली होनी चाहिए। कहा गया है कि विरोधी विचारों को पथ के कांटों की तरह निर्ममता पूर्वक उखाड़ फेंकना होगा। बिल्कुल। यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि लड़ाई विचारों और रूढ़ियों से है, इंसानों से नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये स्पष्टता इस दर्शन को किसी भी हिंसक विचारधारा से अलग करती है। उद्देश्य भाव जड़ता को खत्म करना है। अतीत के उन सभी भेदों को मिटाना होगा कि कौन गोरा था, कौन काला था, कौन किस जाति या देश से आता था। समसमाज तत्व इन कृत्रिम सीमाओं को पूरी तरह खारिज करता है। तो अब तक की चर्चा में समस्या भी स्पष्ट हो गई है कि आत्मसुख तत्व समाज को बांटता है और समाधान भी सामने आ गया है कि समसमाज तत्व पूरी मानवता को एक साथ ले जाता है। हाँ। लेकिन सबसे बड़ा और व्यवहारिक सवाल यह है कि आज के इस पूंजीवादी दुनिया में इन महान विचारों को जमीन पर कैसे उतारा जाए, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? यहीं पर इस दर्शन का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा सामने आता है। ये केवल एक किताबी फिलॉसफी नहीं है बल्कि एक सामूहिक आंदोलन का आह्वान है। सामूहिक आंदोलन? हाँ, इस आदर्श को वास्तविकता में बदलने के लिए मनुष्य को अपनी शारीरिक शक्ति, बौद्धिक क्षमता और आध्यात्मिक प्रज्ञा, इन तीनों का उपयोग करना होगा।
यानी केवल विचार करना काफी नहीं है, जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए एक प्रगतिशील व्यवस्था की जरूरत है। बिल्कुल। और उस नए सिद्धांत का नाम है नव्य मानवतावाद, अंग्रेजी में न्यू ह्यूमनिज्म। नव्य मानवतावाद, ये क्या है? ये भविष्य की मानवता के लिए एक नई नैतिकता है। पुरानी सोच केवल इंसानों तक सीमित थी, लेकिन नव्य मानवतावाद इस दायरे को बढ़ाकर इसमें पेड़ पौधों, जानवरों और पूरे इकोसिस्टम को शामिल करता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही व्यापक सोच है। ये एक वैज्ञानिक आध्यात्मिकता है जो सिखाती है कि ब्रह्मांड का हर कण उस परम चेतना का हिस्सा है, इसलिए किसी का भी शोषण नहीं किया जा सकता। ये सचमुच एक अद्भुत सोच है, और जहां तक मुझे समझ आ रहा है, इस आध्यात्मिक सोच को अर्थशास्त्र और राजनीति में लागू करने के लिए प्राउत का सिद्धांत दिया गया है। बिल्कुल सही। प्राउट यानी प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी। यह वह ढांचा है जो समाज तत्व को जमीन पर उतारता है। यह सुनिश्चित करता है कि भौतिक संसाधन चंद स्वार्थी हाथों में न रहें, बल्कि उनका प्रगतिशील तरीके से उपयोग हो। मतलब समाज के हर व्यक्ति की बुनियादी जरूरतें पूरी हों। हाँ, जैसे भोजन, कपड़े, शिक्षा और चिकित्सा। यह एक ऐसा अर्थशास्त्र है जो इंसानी संवेदनाओं से जुड़ा है। सोचिए, अगर अर्थव्यवस्था का उद्देश्य महज मुनाफा बढ़ाना न होकर हर इंसान का कल्याण करना हो, तो दुनिया कितनी बदल जाएगी। प्राउत का यह सिद्धांत इसी समाज के निर्माण का ब्लूप्रिंट है। और जो लोग इस वैज्ञानिक आध्यात्मिकता, नव्य मानवतावाद और प्राउत की गहराई तक जाना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन संसाधन उपलब्ध हैं। हाँ, बिल्कुल। इस विषय पर आनंदा मार्ग पब्लिकेशन की पुस्तकें एक बहुत प्रामाणिक खजाना है। अधिक जानकारी के लिए ampsbooks@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और देखिए, केवल पढ़ने से ही बदलाव नहीं आता। अगर वास्तव में इस शोषण मुक्त दुनिया का निर्माण करना है, तो एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। एकदम सही बात है। जो लोग इस ऊर्जा से भरे आशावादी आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए प्राउत स्टडी सर्कल से जुड़ना एक बेहतरीन कदम हो सकता है। सामूहिक चर्चाओं से ही तो नए विचार जन्म लेते हैं। बिल्कुल। और डिजिटल दुनिया में भी एक शानदार संसाधन है। YouTube पर सद्विप्रास मूवमेंट नाम का एक चैनल है। हाँ, वो बहुत ही ज्ञानवर्धक चैनल है। बिल्कुल, इस चैनल को जरूर फॉलो करना चाहिए। वहां नव्य मानवतावाद और प्राउत के सिद्धांतों को इतने तार्किक तरीके से समझाया गया है कि ये विचारों में क्रांति ला सकता है। जब तर्कशील और आध्यात्मिक रूप से जागृत लोग एक साथ आते हैं, तभी डॉगमा के वे लौह कपाट टूटते हैं। हमें अपनी सांसों की हर एक आवाजाही को इस महान लक्ष्य के लिए सार्थक करना चाहिए। सांसों की हर आवाजाही को सार्थक करना, ये विचार ही अपने आप में कितनी असीम ऊर्जा से भरा हुआ है। तो चलिए आज के इस बेहद प्रेरणादायक विश्लेषण को समेटते हैं। बिल्कुल। आज ये स्पष्ट हुआ कि जीवन एक निरंतर गति है। आत्मसुख तत्व हमें डॉगमा की बेड़ियों में जकड़ता है और शोषण को जन्म देता है। और दूसरा उज्जवल रास्ता है समसमाज तत्व का, जो प्राउत और नव्य मानवतावाद के सिद्धांतों पर चलकर पूरी मानवता को परम पुरुष की ओर ले जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां न्याय हो, खुशी हो और कोई पीछे न छूटे। जाते जाते आज की चर्चा से निकला एक विचार यहाँ छोड़ना बहुत जरूरी है। अभी बात हुई कि हमारे अस्तित्व का हर विचार किसी महान लक्ष्य के लिए है। तो सोचने वाली बात यह है कि अपनी इस भागदौड़ भरी दिनचर्या में क्या जाने अनजाने में कुछ सूक्ष्म रूढ़ियां या माइक्रो डॉगमास का पालन किया जा रहा है। कल सुबह जब आंख खुलेगी तो सबसे पहला वो कौन सा भाव जड़ता का कांटा है, चाहे वो कोई पुराना पूर्वाग्रह हो या कोई अनुचित विशेषाधिकार, जिसे अपने मन से निर्ममता पूर्वक उखाड़ फेंकना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। इसी सकारात्मक ऊर्जा और भविष्य की एक प्रगतिशील दुनिया की उम्मीद के साथ आज के इस डीप डाइव को यही विराम देते हैं। नव्य मानवतावाद के विचारों को अपनाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और पूरी मानवता का साथ निभाते रहिए।